एवरीवन, मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिससे कि आपको सीटेट हिंदी शिक्षण शास्त्र का जो पार्ट आता है उसमें आपको सहायता होगी कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इन प्रैक्टिस सेट्स को आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा एक बार, जिससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। तो शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि हिंदी से रिलेटेड सीटेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ तो पैराग्राफ से ही उनके आंसर छांटकर हमें बताने होते हैं और 8 या 10 क्वेश्चन हमारे हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, हिंदी शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, और 5 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रामर से होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। बताना है कि दही लिंग की दृष्टि से किसके अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग के, नपुंसकलिंग के, पुल्लिंग के या फिर उभयलिंग के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत ये आता है। इस पर काफ़ी मतभेद होता रहा है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इसे, जो हमारे यूपी या ब्रज के जो क्षेत्र हैं उनमें दही को स्त्रीलिंग के तौर पर बोला जाता है। क्या तुमने दही खाई, ऐसे वहाँ पर लोग बोलचाल में इसको यूज़ करते हैं। पर हिंदी व उर्दू में ये लिंग की दृष्टि से हमारा पुल्लिंग में ही ये माना जाता है। एग्जाम में अगर आपके आता है तो आप पुल्लिंग पर ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्सु शब्द के लिए एक शब्द है जिसे सहन करना हो, जो लेने की चाह रखता है, जो लालची न हो, जो सबका हित चाहता हो। लिप्सु शब्द के लिए हमें बताना है कि एक शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो लेने की चाह रखता है उसको बोलते हैं हम लिप्सु। जिसके अंदर इच्छा होती है, कुछ भी लेने की जिसके अंदर इच्छा होती है, चाह होती है, वो हमारा लिप्सु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। 24, 22, 25 या फिर 26। ये हमें बताना है कि वर्तमान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो हमारी कितनी भाषाओं को स्वीकृत किया गया है, हमारी 8वीं अनुसूची को के अनुसार हम अगर देखें, 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारी 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा इसे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। प्रार्थना, खेत, अग्नि या फिर लोटा। इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द देशज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लोटा। लोटा शब्द हमारा देशज है। देशज क्या होते हैं, क्षेत्रीय इलाकों में जो बोले जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द होते हैं बोलचाल वाले, उनको हम देशज कहते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, इस तरीके के जो वर्ड्स हम बोलते हैं क्षेत्रीय इलाकों में जो बोले जाते हैं सामान्य बोलचाल में, उस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो हमारे देशज कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। इसमें से हमें बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को कहानी या कविता पढ़ाते हैं तो उसे पढ़ाने के बाद क्या ज़रूरी होता है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे क्या करें, ये हमें बताना है इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें,
बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। कुछ भी बच्चों ने कहानी या कविता पढ़ी है, बच्चों ने कुछ उससे रिलेटेड कोई अनुभव किया होगा, उससे वो उसको जोड़कर देख सके, यह जरूरी होता है पढ़ने के बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियां मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषिक संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसका बताना है हमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में कहानियां क्या रोल प्ले करती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की भाषिक संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। जब हम लैंग्वेज की क्लास में कहानियां सुनाते हैं तो वो चिंतन का विकास उसमें बहुत ज़्यादा होता है उस क्लास में कहानियां सुनाने से। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, विभिन्न प्रकार की भाषिक संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है भाषा की कक्षा में कहानियां। नेक्स्ट है, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शंस हैं, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, बच्चे की भाषा अपरिपक्व होती है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका हमें बताना है कि क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही समझ नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे हों या थोड़े से हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हों, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी समझ के अकॉर्डिंग बोलते हैं, जिसे बड़े इजीली समझ नहीं पाते हैं, सही नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्लेटो ने ये कहा था कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। विदेशी मतलब जो विदेश से आया है, इंडिया में आया है कोई, उसे भी हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को समझने में टाइम लगता है। तो उसी प्रकार से उनका कथन था कि बच्चा भी बड़ों के बीच स्वयं को एक विदेशी की तरह समझता है, क्योंकि जब बच्चा अपनी भाषा में बोलता है तो बड़े लोग उसको सही नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को शिक्षा देने से पहले क्या करना, बच्चों को शिक्षा देने से पहले क्या, यहाँ पर क्या होगा, शिक्षा देने से पहले क्या जरूरी है, प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुरूप बांटना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें समझना पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना। इन चारों ऑप्शन में से हमारा क्या सही हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें समझना और पढ़ना। जब भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं किसी भी क्लास में, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, उस क्लास का लेवल जानना, बच्चों के गुणों को जानना, उनकी प्रतिभाओं को जानना, उनकी क्षमताओं को जानना कि वो किस लेवल तक समझ पाते हैं चीज़ों को। फिर टीचर को उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना शुरू करना चाहिए। सभी क्लास की अगर सभी बच्चों की समझ का, प्रतिभा का क्लास टीचर को पता होगा तो वो उसी लेवल से बच्चों को पढ़ाएगा। अगर यही नहीं पता है कि बच्चों की समझ का लेवल क्या है और अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते रहें तो बच्चों का उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहला ऑप्शन अगर हम देखें, प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, ये क्लास के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों को प्रतिभाओं के अनुरूप बांटना, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को प्रतिभाओं के अनुरूप हम समझ तो सकते हैं किस बच्चे की कितनी प्रतिभा है, पर उनको प्रतिभा के अनुरूप अगर हमने बांट दिया कि अच्छी प्रतिभावान बच्चे अलग किए और कम समझ वाले बच्चे हमने अलग कर दिए, इससे उनमें इन्फेरियरिटी थोड़ी सी हो जाएगी, अपने को वो थोड़ा सा हीन समझेंगे कम समझ वाले बच्चे। तो ये तो उचित नहीं है। ये किया जा सकता है, टीचर अपने ही लेवल से ये कर सकता है कि एक अच्छे बच्चे को थोड़ी कम समझ वाले बच्चे के साथ बैठा दे ताकि उनका तालमेल सही बना रहे, वो
थोड़ी सी अगर किसी को भी समझने में दिक्कत हो तो बराबर वाले से वो डिस्कस कर सके और उसका सारे डाउट क्लियर हो जाए उस टॉपिक के प्रति जिसमें उसको डाउट होगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है क्लास के लिए। अगर क्लास में ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बताना था बच्चों को शिक्षा देने से पहले क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें समझना और पढ़ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल अंतः संबंधित नहीं है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना दोनों एक दूसरे से ये चारों एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। हमें बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये हमें बताना है कि साहित्यिक जो रचनाओं का समावेश किया जाता है उनका उद्देश्य क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका उद्देश्य होता है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचना से बच्चों को परिचित होने का अवसर देना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं का ज्ञान देना कि किस प्रकार से होती हैं विधाएं, क्या नाटक होते हैं, क्या काव्य होता है, क्या कहानी होती है, क्या एकांकी होती है, क्या रेखा चित्र होता है। इन चीज़ों का बच्चों को ज्ञान देना ये उसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है क्या हमारा राइट हो जाएगा कि रश्मि अगर अपनी कक्षा को बाहर ले जा रही है मैदान में, पर्यावरण पर आधारित कोई पाठ वो पढ़ा रही है, तो उसका उन्हें बाहर ले जाने का उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा उसका मुख्य उद्देश्य, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। एनसीएफ 2005 में बात की गई है कि बच्चों को ज्ञान वो देना है जिसको वो अपने बाहरी वातावरण से या बाहरी ज्ञान से जोड़ सके। तो वही उस रश्मि का भी उद्देश्य है, पर्यावरण पर आधारित कविता को पढ़ाने का कार्य वो करती है बच्चों को बाहर मैदान में ले जाके, ताकि बच्चे वातावरण के साथ संबंध बना सके और कविता को समझ सके। तो थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर हमने कोई आकलन किया है तो उसके बाद क्या महत्वपूर्ण सोपान हमारा होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। इसमें से राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हमने बच्चे का आकलन किया है तो हम फिर उसके माता पिता को भी बताएं कि बच्चा किस तरीके से प्रगति कर रहा है या उसमें कहाँ से किस प्रकार से कोई कमी रह रही है, ताकि पेरेंट्स भी उस पर ध्यान दे सके और टीचर्स तो उसके लिए प्रयास करते ही हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याओं को उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करना व्यवहारिक नहीं है। विद्यालय में अगर एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, कैसे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमें बताना है। जटिल समस्याओं को उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं।
अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, ये भी मान सकते हैं। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करना या व्यवहारिक नहीं है। तो सबसे राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से? थर्ड वाला हमारा बेस्ट है। इसमें ये भी सही है, पर उससे ज़्यादा सही है हमारा बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करना। मतलब सभी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने का मतलब है हम राष्ट्रीय सद्भाव, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने को कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। तो इसमें से बताना हमें राइट क्या हो जाएगा हमारा। अगर रचनात्मक आकलन हमें करना है बच्चों का तो क्या सबसे उपयुक्त होगा? तो सबसे सही होगा हमारा बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने को कहना। उससे रचनात्मकता का ज़्यादा विकास होगा। बच्चा अपने वर्ड्स में अपने अनुभव को लिखेगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।